वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे कि एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है। व्हाट इज एबनॉर्मल मोलर मास एंड वांट ऑफ फैक्टर। यहाँ पर हम लोग पहले ये देखें कि कोई भी सॉल्यूट इन ए सॉल्यूशन अगर उसका डिसोसिएशन होता है या एसोसिएशन होता है तो फिर एक्सपेरिमेंटल मोलर मास पर क्या इफेक्ट पड़ता है। फिर से बात को समझिए कि अगर कोई सॉल्यूट ऐसा लिया जाए इन ए सॉल्यूशन जो कि सॉल्यूशन के अंदर या तो डिसोसिएट हो जाता है या तो एसोसिएट होता है, तब उस सॉल्यूट के एक्सपेरिमेंटल मोलर मास पर क्या इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि हम इस तरह से एक एग्जांपल लेकर के समझ सकते हैं। इफ वी डिजॉल्व द 1 मोल ऑफ KCl, मोलर मास इज 74.5 ग्राम। दिस इज द थियोरिटिकल मोलर मास इन वाटर में हम ले रहे हैं। तो KCl को जो वाटर में हम डिजॉल्व करते हैं तो ये चूंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और ये जो है कंप्लीटली K प्लस आयन और Cl माइनस आयन में ब्रेक हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है। यानी कि आफ्टर डिसोसिएशन 1 मोल KCl जो है 2 मोल में बदल जाता है, 1 मोल K प्लस का और 1 मोल Cl माइनस का। As we know that colligative property depends upon the number of particles, not on the nature of particle. क्योंकि हम लोग को मालूम है colligative property depends on the number of particles. So experimentally colligative properties comes just twice. और चूंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि सॉल्यूशन में यानी वाटर में डालने से पहले वो 1 मोल था, KCl का 1 मोल पार्टिकल था, लेकिन जब हमने उसे वाटर में डिसॉल्व किया तो वो 2 मोल में चेंज हो गया, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल जस्ट डबल हो गए। इसका रिजल्ट क्या हुआ कि हमारा जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आएगा वो जस्ट दुगना आएगा। और जितने भी हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पर बेस्ड हम लोगों ने जितनी प्रॉपर्टी देखा, जैसे कि रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर देखा, या तो फिर हमने एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट या डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, या तो फिर ऑस्मोटिक प्रेशर, इन सारे के सारे फॉर्मूले में हमने ये देखा कि मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के। आप केयरफुली आप सारे के सारे फॉर्मूले को आप देखिएगा, उसमें आपको नज़र आएगा कि वो सारे के सारे फॉर्मूले में जो है वो मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा कि जब हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दुगना हो जाएगा तो मोलर मास जस्ट उसका जो है एक सॉल्यूट का वह आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। एक्सपेरिमेंटली सो वी गेट द मोलर मास। तो थियोरिटिकल जो वैल्यू था वो कितना था 74.5, और जस्ट वो बाई 2 से डिवाइड करना होगा क्योंकि वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दुगना हो गया, इसलिए मोलर मास उसका आधा हो जाएगा। तो 37.25 ग्राम, जस्ट हाफ ऑफ द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, सॉरी जस्ट हाफ ऑफ द थियोरिटिकल वैल्यू। यानी कि KCl का जो थियोरिटिकल वैल्यू है मोलर मास 74.5, वही किसी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से अगर हम उसका एक्सपेरिमेंटल मोलर मास फाइंड आउट करें तो हमको लगभग 37.25 ग्राम मिलता है। और इस केस में हमेशा याद रखना चाहिए कि व्हेन देयर इज ए डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट इनटू आयन, when there is a dissociation of solute into ion, experimentally determined molar mass is always comes lower than the true value. ऐसा कोई भी सॉल्यूट जिसका कि डिसोसिएशन होता है उसका हमेशा याद रखना है कि एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यू होगा, एक्सपेरिमेंटल मोलर मास जो होगा वो हमेशा जो है जो उसका थियोरिटिकल वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है मोलर मास का, उससे कम आता है। फिर एक दूसरा एग्जाम्पल अगर लेकर के हम देखें, ये तो इन केस ऑफ डिसोसिएशन था। अब ऐसा भी हो सकता है कि सॉल्यूट में एसोसिएशन हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर 1 मोल ऑफ इथेनोइक एसिड यानी एसिटिक एसिड, मोलर मास जिसका 60 होता है, अगर उसको बेंजीन में डिसॉल्व किया जाए
When 1 mole of ethanoic acid, molar mass 60, is taken into in benzene, then we observe that the acetic acid dimerized ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या होता है कि उसके अंदर जब हम एसिटिक एसिड को जब उसमें यानी एथेनोइक एसिड को जब हम बेंजीन में डालते हैं तो वो डाइमराइज हो जाता है। डाइमराइज होने का मतलब है कि उसके दो दो जो मॉलिक्यूल हैं वो आपस में यूनाइट होके एक पार्टिकल बना लेते हैं। दो दो पार्टिकल मिल करके एक एक पार्टिकल में चेंज हो जाता है, एसोसिएट हो जाता है। यानी हाइड्रोजन, और ये ऐसा क्यों होता है? तो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। और नतीजा क्या होता है? एज ए रिजल्ट नंबर ऑफ पार्टिकल ऑलमोस्ट बिकम्स हाफ, जस्ट हाफ हो जाता है। पहले हम 1 मोल लिए और उसमें जैसे बेंजीन में डाले तो वो आधा मोल हो गया, यानी कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जस्ट हाफ हो जाएगा, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम्स हाफ। So therefore molar mass of as we know that the molar mass of solute is inversely proportional to the colligative property. So therefore we get the molar mass just twice the experimental molar mass. We get the experimental molar mass just twice the theoretical molar mass. ये आधा हो जाएगा, नतीजा मोलर मास उसका एक्सपेरिमेंटल मोलर मास दुगना हो जाएगा। और ये डाइमराइज कैसे बनाता है? एसिटिक एथेनोइक एसिड का डाइमराइजेशन कैसे होता है? तो ये देखिए, 2 मॉलिक्यूल CH3COOH मिल करके CH3COOH का होल ट्वाइस बना लेता है। और ऐसा क्यों होता है? तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण होता है। एक मॉलिक्यूल का जो है डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जो अटैच है हाइड्रोजन, उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। और जो हमारा इस मॉलिक्यूल का डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन है वो इस मॉलिक्यूल के O से अटैच जो हाइड्रोजन है उसके साथ जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। यानी कि इस मॉलिक्यूल का H, इस मॉलिक्यूल का O, इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। और फिर इस मॉलिक्यूल का डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन और इस मॉलिक्यूल का जो है वो O से अटैच हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। इस तरह से रिंग लाइक स्ट्रक्चर इस तरह का बन जाता है। तो हाइड्रोजन बढ़ने के कारण दो दो मॉलिक्यूल मिलके एक मॉलिक्यूल में चेंज हो जाता है। सो एक्सपेरिमेंटली मोलर मास ऑफ एसिटिक एसिड कम्स 120 फ्रॉम द एक्सपेक्टेड वैल्यू 60। होना चाहिए थ्योरेटिकल वैल्यू आना चाहिए 60, लेकिन एक्सपेरिमेंटल आता है 120। व्हेन देयर इज एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट देन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड मोलर मास इज ऑलवेज ग्रेटर देन द ट्रू वैल्यू। हमेशा याद रखें, अगर एसोसिएशन होता है तो जो एक्सपेरिमेंटल मोलर मास है वो हमेशा ग्रेटर आएगा ट्रू वैल्यू से। अगर डिसोसिएशन होता है तो याद रखना है कि एक्सपेरिमेंटल मोलर मास हमेशा जो है लोअर देन ट्रू वैल्यू होगा। ओके, अब इसी बेस पर हम लोग देखते हैं कि एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है। तो एबनॉर्मल मोलर मास का मतलब क्या हुआ? अभी अभी हम लोगों ने देखा ना कि ऐसा कोई भी सॉल्यूट जिसका एसोसिएशन होता है या तो डिसोसिएशन होता है, उसका जो एक्सपेरिमेंटल मोलर मास होता है, जो कि हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से है जब हम उसको फाइंड आउट करते हैं तो उसका जो एक्सपेरिमेंटल मोलर मास होता है वो ऑलवेज डिफर करता है फ्रॉम द थ्योरेटिकल मोलर मास से। तो इस तरह का जो हमें जो डिफरेंट मोलर मास जो कि मिलता है, उस डिफरेंट जो मोलर मास है उसी को हम लोग एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास कहते हैं या एबनॉर्मल मोलर मास कहते हैं। द एबनॉर्मल मोलर मास मीन्स ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट अंडरगोइंग आइदर एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑलवेज डिफर फ्रॉम द नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। The observed molecular mass on the basis of colligative properties is called the abnormal molecular mass। यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बेस पे जब मैं उसको एक्सपेरिमेंटली फाइंड करता हूँ उसके मॉलिक्यूलर मास को, तो वो हमेशा थ्योरेटिकल मोलर मास से हमेशा डिफर करता है। और इस तरह का जो मॉलिक्यूलर मास हम फाइंड आउट करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पर बेस, तो उसी को हम लोग एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास कहते हैं या एबनॉर्मल मोलर मास कहते हैं, विच इज ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। और इस केस में हमेशा याद रखना है ये तभी होगा ऐसा जबकि सॉल्यूट में या तो एसोसिएशन होगा या तो डिसोसिएशन होगा। ओके,
इसी का जो भी हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वहाँ पे हम लोग देखे थे जो पिछले वीडियो वगैरह में, तो उसमें हमेशा याद रखिए कि जो हम लोग इक्वेशन फाइंड आउट किए थे उसमें 4 इक्वेशन हम लोग को मिला था। रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से मिला था, फिर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट से मिला था, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से मिला था, और ऑस्मोटिक प्रेशर से मिला था। तो वो सब के सब उसमें याद रखिए ये आई नहीं लगा हुआ था। जो इसके पहले हम लोग जो फाइंड आउट किए उसमें ये आई नहीं था, आई फैक्टर नहीं था। तो वो सारे जो फॉर्मूला इस्तेमाल करके हम लोग जो फाइंड आउट करते हैं मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, वो सभी के सभी फार्मूला तभी अप्लीकेबल है जब सॉल्यूट में ना तो एसोसिएशन होता है ना तो डिसोसिएशन होता है। लेकिन अगर उसमें एसोसिएशन या डिसोसिएशन आता है तब उस स्थिति में अगर बिना आई को इंट्रोड्यूस किए अगर मैं इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करूंगा तो फिर मोलर मास जो है वो एबनॉर्मल आएगा। तो इसको मॉडिफाइड करने के लिए यानी इसको करेक्ट करने के लिए वॉन टॉप ने जो है एक फैक्टर को इंट्रोड्यूस किया जिसको हम लोग वॉन टॉप फैक्टर कहते हैं। Van 't Hoff introduced a factor I to account for the extent of dissociation or association। यानी एसोसिएशन या डिसोसिएशन कितना एसोसिएशन हो रहा है या डिसोसिएशन हो रहा है उसको अकाउंट करने के लिए जो है ना उसने वॉन 't Hoff फैक्टर ने एक फैक्टर आई को इंट्रोड्यूस किया जिसको आई इक्वल टू जो होता है अकॉर्डिंग टू वॉन 't Hoff फैक्टर, सॉरी वॉन 't Hoff फैक्टर आई इक्वल टू हमेशा याद रखना नॉर्मल मोलर मास बाय एबनॉर्मल मोलर मास होता है। नॉर्मल मोलर मास बाय एबनॉर्मल मोलर मास। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मोलर मास जो है ऑलवेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है। तो जाहिर है कि नॉर्मल वाला जो है वो नीचे आ जाएगा, एबनॉर्मल वाला ऊपर चला जाएगा। यानी इसका मतलब है कि ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम ऊपर लिखेंगे और कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग नीचे लिखेंगे। कैलकुलेटेड मीन्स हमारा नॉर्मल, ऑब्जर्व मतलब एबनॉर्मल। यानी ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऊपर हो जाएगा, कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नीचे होगा। तो आई इक्वल टू ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या हो, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल after association or dissociation, I equal to total number of moles of particles after association or dissociation upon number of moles of particles before association or dissociation। एक्चुअल में वॉन 't Hoff ने ये फॉर्मूला दिया था और इसी फॉर्मूले से हम लोग इसको इस तरह से चेंज कर सकते हैं। इनमें से कोई भी फॉर्मूले का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनाना होगा तो उसमें मैं किसी का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। आई इक्वल टू वॉन 't Hoff के अकॉर्डिंग था ये डिफाइन किया हुआ रेशियो ऑफ द नॉर्मल मोलर मास बाय एबनॉर्मल मोलर मास। इसी को मैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में बदल दूंगा तो चेंज हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, ऑब्जर्व ऊपर आ जाएगा, कैलकुलेटेड नीचे। और ऑब्जर्व का मतलब था टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, और नीचे जो कैलकुलेटेड है उसका मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। तब हमारा सबके सब जो फॉर्मूले हैं वो सारे के सारे चेंज हो जाएंगे। यानी मॉडिफाइड इक्वेशन जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का होगा, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर या एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या ऑस्मोटिक प्रेशर, सब में हमें यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना होगा वॉन 't Hoff फैक्टर आई। P1 नॉट माइनस PS अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू आई x2, डेल्टा TB इक्वल टू आई KBM, डेल्टा TF इक्वल टू आई KFM एंड पाई इक्वल टू आई CRT ऑस्मोटिक प्रेशर। नोट में ये याद रखिएगा कोई भी सॉल्यूट अंडरगोइंग नाइदर एसोसिएशन नॉर एसोसिएशन उसके लिए वॉन 't Hoff फैक्टर आई का मान 1 होता है, क्योंकि उस समय उसका जो नॉर्मल मोलर मास है और एबनॉर्मल मोलर मास जो होगा वो दोनों के दोनों सेम आएंगे। एक्सपेरिमेंटल भी वही आएगा और थियोरेटिकल भी वही रहेगा। और अगर सॉल्यूट में अंडरगोइंग डिसोसिएशन, अगर सॉल्यूट अंडरगोज करता है डिसोसिएशन यानी सॉल्यूट में डिसोसिएशन होता है तो हमेशा याद रखिए वॉन 't Hoff फैक्टर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है। अगर सॉल्यूट में एसोसिएशन हो रहा है तो याद रखिए वॉन 't Hoff फैक्टर का मान हमेशा लेस देन 1 होता है। ओके।